हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम मेर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। सो गाइस, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे कुछ एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम फाइनली ख़त्म हो चुका है और आप लोगों को कंटेंट अभी देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये वीडियो पे हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ MBBS अब्रॉड। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों को और किसी ने नहीं बताया होगा, जो कि इस वीडियो पे आप लोग जानने वाले हैं। और गाइस, ये सब जानते हुए भी मैं MBBS अब्रॉड करने के लिए क्यों गया, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सो गाइस, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो जो पॉइंट्स है उसके बारे में। और सिर्फ हम इसमें डिसएडवांटेजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके साथ वो सब डिसएडवांटेजेस के साथ कैसे कोप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, सिलेबस। यहाँ का जो सिलेबस होता है और MBBS अब्रॉड का सिलेबस वो बहुत अलग होता है। अगर आप देखेंगे, आपके दोस्त लोगों को पूछेंगे तो यहाँ पे जो जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप कुछ अलग ही पढ़ रहे होंगे। आपका रेडियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू हो गया होगा, कभी कभी आपका यहाँ पे इंडिया पे पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे आपका सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादातर शुरू होता है या तो सेकेंड सेमेस्टर पे शुरू होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग सिलेबस रहता है। तो ये डरने की बात नहीं है। क्योंकि सिलेबस जैसा भी हो, जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रहे हैं या यहाँ पे थोड़ा सा कम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। MCI रिकॉग्नाइज जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे उनको सेम चीज़ पढ़ाना होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे पढ़ा रहे हों। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, सर्जरी, सब कुछ आपका पढ़ाया जाएगा और सारा सब्जेक्ट आपका कवर होगा और जितना आवर पढ़ाना चाहिए उतना आवर का पढ़ाया जाता है, नहीं तो MCI उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। सेकंड, कंसल्टेंसी। आप जब भी जाते हैं तो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कंसल्टेंसी होते हैं जो कि आप लोगों को गलत चीज़ बताते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, इंडिया के टीचर्स आएंगे, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये सब ब्ला ब्ला, बहुत सारा कुछ वहाँ पे आपको झूठ बोला जाता है। जब आप वहाँ जाते हैं तब आपको पता चलता है जो जो बोला गया था वो सब है नहीं वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर क्या आप बच्चे लेके जाते हैं? आज तक मैं एक भी स्टूडेंट लेके नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आपको जो सही कंसल्टेंसी है उनके साथ मिलवा सकता हूँ। तो मैं कोई भी अगर मुझे कांटेक्ट करता है तो मैं उनको मिला देता हूं जो सही कंसल्टेंसी है उनके लिए। और मैं जिनके थ्रू गया था या जो मेरे कुछ दोस्त हैं उन लोगों के साथ मैं उनको मिला देता हूं। आप और एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप कोई भी कॉलेज जा रहे हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो लीगल कंसल्टेंट रहते हैं, जो जेन्युइन कंसल्टेंट रहते हैं, उन लोगों का नंबर्स आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो azmi.kg पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको जेन्युइन कंसल्टेंसी कौन कौन है वो देख सकते हैं और आपके एरिया के पास, एरिया के अंदर कौन कौन से कंसल्टेंसी हैं उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ पे आप जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, नो और लेस गाइडेंस। वहाँ पे आप लोग खुद जाते हैं, आपके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे जस्ट 12th पास करने के बाद वहाँ चले जाते हैं और कुछ लोगों का हॉस्टल लाइफ पहली बार होता है। तो वहाँ पे आपको ना आपके पेरेंट्स होंगे ना आपके टीचर्स आपको देखने वाले होंगे। आप बस कॉलेज में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे टीचर्स आपके साथ होंगे। बाहर आप क्या कर रहे हैं वो किसी के हाथ पे नहीं है। तो आप अगर चाहें तो वहाँ पे घूम सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और वहाँ पे पार्टीज़ होती रहती है, पार्टी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे, जैसे कि मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ, वहाँ अगर आप रह रहे हैं, वहाँ अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 1 से 2 साल तक आपको हॉस्टल में ही रहना है, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरी अगर सुने तो, क्योंकि आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, वहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला रहता है और आपका टाइम भी वहाँ पे वेस्ट नहीं होता। आप टाइम मैनेज करना वहाँ पे सीख जाते हैं। इसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको पता होता है कैसे मैनेज करना है। तो लेकिन फास्ट 1-2 साल तो हर इंस्टीट्यूट को ये करना चाहिए कि अपने जो न्यू फ्रेशर्स हैं उन लोगों को कंपलसरी कर देना चाहिए हॉस्टल में, ये मेरा मानना है। इसके बाद थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, लैंग्वेज बैरियर। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, जब आप कोई भी इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप देखिए ये बाइलिंगुअल या इंग्लिश वाला इंस्टीट्यूट है
यानी कि बाइलिंगुअल अगर होता है तो आपको बोला जाएगा कि इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ आपको जाने के बाद 2-3 साल इंग्लिश में पढ़ाया तो जाएगा और बाद में जो आधा आपका सब्जेक्ट रह जाएगा वो पूरा रशियन में हो जाएगा या पूरा यूक्रेनियन लैंग्वेज में हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप लोगों को देखना होगा कौन सा इंस्टीट्यूट सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाता है। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट सिर्फ इंग्लिश में ही आप लोगों को पढ़ाता है और फर्स्ट ईयर पे आपको किर्गिज़ लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज ये अलग सब्जेक्ट रहते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, जो कि आपको हेल्प करता है जब आप बाहर जाएंगे कुछ खरीदने या आपका थर्ड ईयर के बाद जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। और लैंग्वेज सीखना आप लोगों को बहुत मददगार होता है क्योंकि ये आपको एक ब्रॉड माइंडसेट देता है, आप ओपन माइंडेड हो जाते हैं। और आप अभी अगर घर पे हैं, आप इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं तो कोई ऐप जैसे कि डोलिंगो ऐप है, वहाँ पे आप डाउनलोड करके वहाँ पे रशियन या किर्गिज़ या यूक्रेनियन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। वहाँ पे सारे लैंग्वेजेस हैं और ऐसे गूगल ट्रांसलेटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मल फ्रेजेस हैं उसको कैसे बोला जाए वहाँ पे। हम तो कुछ रशियन सीख लेते हैं, कुछ बोल लेते हैं, अभी 4th ईयर हो चुका है हमारा। अगर फिर भी हमें कुछ नहीं आता तो हम वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेते हैं, तो उतना दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके बाद इंडियन फूड के बारे में हम बात करते हैं। वहाँ पे मैं जब गया था तो मैं सोच रहा था वहाँ पे सब इंडियन फूड तो मिल जाएगा तो यहाँ से क्यों लेके जाएं, और वो मेरी गलतफहमी थी। वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि इंडियन फूड बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो बहुत महंगा बिकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को आप जो स्नैक्स लेते हैं, कुछ बिस्किट्स हैं तो वो आप अपने साथ ले सकते हैं। वैसे बिस्किट्स वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन जो स्नैक्स रहते हैं, अलग अलग नमकीन रहते हैं, वो वहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। और अभी तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे है, लेकिन हम जब गए थे वहाँ पे बहुत कम रेस्टोरेंट थे, बहुत कम इंडियन होटल्स थे, लेकिन अभी उतना दिक्कत होता नहीं नए बच्चों को। इसके बाद आ जाते हैं मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लोग चौंक जाएंगे, आप लोगों को लगेगा हम तो मेडिकल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मेडिसिन क्यों लेके जाएं। लेकिन गाइस वहाँ पे फैसिलिटीज़ होते हैं, मेडिसिन आपको मिल जाते हैं, सीनियर्स आपको हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना कुछ फर्स्ट एड लेके जाना चाहिए। और वहाँ का जो कुछ मेडिसिन्स हैं वो आपके ऊपर काम नहीं करता। मेरा कहने का मतलब ये है, इंडिया में हम लोगों का बॉडी रजिस्ट हो चुका है कुछ हाई डोजेस के लिए, तो वहाँ पे लोग उतना हाई डोज यूज नहीं करते, तो आप लोगों के ऊपर वो असरदार नहीं होता। जैसे कि कुछ कफ सिरप्स आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स आप अपने साथ ले सकते हैं। एंटीबायोटिक वहाँ पर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो आप लोग अपने साथ एंटीबायोटिक्स भी लेके जा सकते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछा गया था वो था क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में। सर वहाँ पे हम लोग सुने हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं होता या कम होता है, उसके बारे में आप सच्चाई बताइए। तो ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। क्लिनिकल प्रैक्टिस जो होता है वो आपको बॉडी वहाँ पे नहीं मिलेगा, डेड बॉडी जो होता है वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे ये वो अलाउ नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल एक्सपोजर आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग हॉस्पिटल्स जाएंगे, आप लोग पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे और डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में सीख पाएंगे। और थर्ड ईयर के बाद आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू हो जाता है, और कभी कभी ये पहले भी शुरू कर देते हैं। और जो लास्ट के कुछ ईयर्स रहते हैं वो आपको हॉस्पिटल्स में ही पढ़ना होता है। हमारी बात करूं तो हमें 60 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है, और वहाँ पे कुछ 6-7 हॉस्पिटल हैं, तो अलग अलग हॉस्पिटल पे अलग अलग क्लासेस रहते हैं, तो वहाँ पे हमें क्लासेस करना पड़ता है। कुछ प्रैक्टिकल अगर हो तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम चले जाते हैं। अभी आ जाते हैं FMG एग्ज़ाम्स के बारे में। अगर मैं FMG एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को बताऊं तो FMG अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, ये सुनने में आ रहा है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्लिनिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एक सिनारियो दिया जाएगा, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे। जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे वो आना बंद हो जाएंगे, और ये एक हिसाब से सही है क्योंकि आपको एक अलग थिंकिंग मिलती है, डॉक्टर की तरह सोचना पड़ेगा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपको पहले से ही शुरू कर देना होगा अपनी पढ़ाई, और फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आप अपना जो बेसिक्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो बेसिक्स है वो सब आप अच्छे से पढ़िए। और उसी के साथ साथ आप लोग MCI कोचिंग कर सकते हैं, FMG कोचिंग कर सकते हैं। वहाँ पे जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हैं, वहाँ पे FMG कोचिंग ज़्यादातर इंस्टीट्यूट देते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट पे भी, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी आपको कोचिंग दिया जाता है। 1-2 इंस्टीट्यूट आते हैं इंडिया से, एक एराइज है और एक
दिल्ली का गुरुकुल इंस्टीट्यूट है, तो आप लोग उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और अंत में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोगों का थिंकिंग ऐसा होता है कि मैं डॉक्टर तो बन ही जाऊँगा वहाँ अगर जा रहा हूँ, मुझे बस डॉक्टर का नाम चाहिए, डॉक्टर का बस डिग्री चाहिए, यहाँ आने के बाद मैं पापा के साथ बैठ जाऊँगा। कुछ लोग ये सोचते हैं अभी नहीं बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। तो ये अगर सोचेंगे तो आप सोचते ही रह जाएंगे। तो आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ से भी हैं, आप माइंड मेकअप करके जाइए और वहाँ जाने के बाद आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर करना पड़ेगा। अब जो भी फील्ड में जा रहे हैं मेहनत आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद आप डॉक्टर बन ही जाएंगे, आपको FMG एग्ज़ाम्स देना है। अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अलग बात है। इंडिया में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो क्लियर करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आप लोगों का जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब भी इसके साथ साथ आंसर कर दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और क्वेश्चन जो कि छूट गया है, आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स पे ही आंसर दे दूंगा, या तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपके वो सारे डाउट को क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।